Hello, everybody. This is Keeping It Real with FK, and I'm your host, Faisal Kapadia. अच्छा जी, आज हमारे साथ जिसको लोग कहते हैं कि वो हमारी इंडस्ट्री के मनोज वाजपेयी हैं या बहुत टेढ़े आदमी हैं, बड़े एरोगेंट से हैं, कभी पता नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं लोग कहते हैं, मगर मिलते मिलाते नहीं है ज़्यादा लोगों से। सुना है कि इनको जो है टीसी करने का भी कोई खास शौक नहीं है। तो जो है, इनका नाम है मिस्टर गौहर रशीद, मिर्जा कहते हैं हम इनको। इनका पूरा नाम है मिर्जा गौहर रशीद, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। गौहर, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, और इस तरह का इंट्रो मेरा आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं दिया, तो थैंक यू। पॉडकास्ट की बात ये होती है कि बंदा खुल के बात करे ना पॉडकास्ट में, तो हाँ, वो जो हमारी इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं कि उसको बुरा ना लग जाए या उसको ये ना हो जाए, वो तो नहीं मेजर किए जाते पॉडकास्ट में। तो बंदा खुली डुली बात करता है। तो माखा, बात का शुक्र है। हाँ जी, माखा किधर जा रहे हैं माखा आप? और सर मैं ये चीजें लेने मैं अब अच्छा, तो माखा नथ साहब, फिल्म कितने जा रही है और क्या करने वाले हैं आप लोग? सर फिल्म अवाम के हाथों में है, और अवाम उसको देख रही है, उसको पसंद कर रही है। जिस तरह के बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ रहे हैं, उस तरह के बॉक्स ऑफिस नंबर्स आज से पहले कभी देखे नहीं गए, रिकॉर्ड नहीं किए गए। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ऑडियंस जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रही है, इस फिल्म को जिस तरीके से ओन अप कर रही है इस फिल्म को, वो बहुत ओवरवेलमिंग है। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त पे ये फिल्म आई है, अवाम ने बता दिया सबको कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएं, साफ नीयत से काम करें, किसी का हक ना मारें, फिरौन बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से काम करें, तो अल्लाह ताला जरूर भाग लगाता है। तो बाकी लोग फिरौन बनने की कोशिश करते हैं माखा? नहीं सर, फिरौन पता नहीं कौन बनता है कौन नहीं बनता, आई मीन आई एम नो वन टू जज ओवर हियर। मगर मेरी जो थोड़ी बहुत ही ऑब्जर्वेशन है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, नहीं, लेना आप नाम, एरोगेंस, नाम लेना। नहीं, नाम नहीं मैं लेता, नाम बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता मैं टुवर्ड्स एनीवन। सो सीन बस ये है कि फिरौनियत, सारी बात है ना सर, एमी तो नहीं कहा कि विद पावर कम करप्शन। हाँ, सही बात। तो पावर के साथ साथ करप्शन भी आती है फिर जब करप्शन आती है तो फिर फिरौनियत आती है। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जर्नी के बारे में बताओ, तुम कैसे शुरू हुए, कैसे इंडस्ट्री में आए? यार बड़ी हम्बल बिगिनिंग है मेरी। थिएटर से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन उससे पहले मैं, मेरी जम्पल जो है, जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनको बता दूं कि मेरी पैदाइश, आई एम फ्रॉम लाहौर, माय फैमिली इज देयर, आई एम लाइक माय रूट्स आर देयर। सो वहां से जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उसके बाद शौक चढ़ गया कि जी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहिए इन whatever capacity. Initially I never thought of to be an actor. मेरा ये था कि मैं कैमरे के पीछे काम करूंगा। सो मैं फिर थोड़ी सी बगावत करके, थोड़ा सा बागी बन के घर वालों के साथ, ठीक है, मैं कराची आ गया, अल्लाह तवक्कल। और जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो खान कोच जो है वो मेरी कम्यूट थी, और आई चुंदरीकर रोड जो था, जो है, वो मेरा एक बेस था, क्योंकि वहां पे सारे चैनल के मेजॉरिटी हेड ऑफिस। सो मेरी बस रूटीन ये होती थी कि मेरी सीवी थी और शोरील थी मेरे पास, तो मैं जा जाके ड्रॉप कर रहा होता था हर जगह। और बिल्कुल ऑन द ब्रिंक्स ऑफ मी गिविंग अप द आइडिया ऑफ pursuing this and going back and taking over the family inheritance. तो उससे पहले, कुछ दिन पहले ही मुझे कॉल आ गई, जिनको मैं कहता हूँ द फेरी गॉड मदर, सुल्ताना सिद्दीकी की, सुल्ताना आपा, उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट। और मेरी पहली नौकरी जो थी वो उस जमाने में होता था एक चैनल स्टाइल 360, वनीजा अहमद उसकी हेड होती थी। जी, मेरी
पहली नौकरी वहां पे एज अ लाइन प्रोड्यूसर थी। जबरदस्त। और हाँ, वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर शाह शराबील आए कराची, मुला रूज किया उन्होंने। मैंने वहां जाके ऑडिशंस दिए, सिलेक्ट हुआ, प्ले किया। प्ले करने के बाद फिर उन्होंने बॉम्बे ड्रीम्स किया। बॉम्बे ड्रीम्स उनके साथ थिएटर प्ले किया। मुला रूज के अंदर एक इत्तेफाक ये हुआ था कि बेखना जरमीना उस प्ले की कोरियोग्राफर, बेखना जरमीना जानती थी वजाहत रऊफ को, इनफैक्ट जानती है, ठीक है, वजाहत रऊफ को, जो एक याद रहो कि कौन नहीं नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कौन नहीं जानता, ठीक है ना। तो उन्होंने वजाहत रऊफ साहब को इनवाइट किया प्ले देखने के लिए। वजाहत रऊफ साहब आए, उन्होंने प्ले देखा, वो बड़े मुतासर हुए। मुतासर होने के बाद उन्होंने हुमायूं भाई को, यानी हुमायूं सईद को रिकमेंड किया कि भाई तुम जाकर ये प्ले देखो, इस पर बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, तुम्हें आगे फ्यूचर में हेल्प आउट हो सकती है, तो काफी। तो फिर हुमायूं भाई देखने आए। हुमायूं भाई देखने आए और वहां पे उन्होंने मुझे स्पॉट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ड्रामों में छोटे छोटे किरदार इधर उधर सारा कुछ बिस्मिल्लाह करना शुरू किया। तो फिर ये हुआ, फिर नौकरी छूट गई। जाहिर बात है, आप एक इतने सारे काम एक वक्त पे नहीं कर सकते। इफ यू डूइंग एन एक्टिंग जॉब, तो एक्टिंग जॉब इतनी फुल फ्लेज जॉब है कि आप उसके साथ कोई और जॉब नहीं कर सकते। तो फिर स्टाइल 360 को खैरबाद का, लेकिन खैरबाद भी बड़े अच्छे तरीके से कि वनीजा अहमद बहुत वेरी सपोर्टिव। उन्होंने ये जब प्ले देखा, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे अपने आप को जाया कर रहे हो, जस्ट गो एंड परस्यू एक्टिंग, यू आर बॉर्न एक्टर। मुझे कभी नहीं यकीन होता था, लेकिन उन्होंने खैर यकीन दिलाया। और वहां से हुमायूं भाई की कॉल आ गई कि भाई हम एक ड्रामा करते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, वी वुड लाइक टू प्ले दैट कैरेक्टर। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कि कैसा लगा शुरुआत की जब हुमायूं सईद की कॉल आई, तो कैसा लगा गौहर आपको? बहुत बहुत मतलब कि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बंदे को जिसको मैं टीवी पे देख रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर एक पॉइंट है कि वो मुझे कॉल करके कास्टिंग के लिए बुला रहे हैं, तो वो बड़ा एक एक किस्म का, आप ये समझ लें, एक बड़ा सरियल मोमेंट था कि हुमायूं सईद कॉल कर रहे हैं और कास्टिंग के लिए बुला रहे हैं। सो जाहिर बात है, वो एक रिस्पेक्ट उनकी आज तक मेंटेन्ड है। सो जब गया तो वहां से स्टार्ट किया, और फिर बीच में मेरा जरा एक्टिंग से दिल उकता भी गया था, और फिर जॉब्स भी नहीं मिल रही थी मतलब की। तो फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि दावर महमूद जो हैं और अनवर मकसूद साहब, उनका प्ले था 14.15 अगस्त। जी। अनवर मकसूद साहब का वो प्ले था। मैं ऑडिशन देने गया और वहां पे सिलेक्ट हो गया, एंड आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ जनरल जयाउल हक सही। का किरदार मैंने प्ले किया। वो काफी हिट हो गया क्योंकि उसका टूर था पूरे पाकिस्तान में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में टूर था उसका। तो वो काफी लाइक शोर मच गया उस कैरेक्टर का। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सीरियसली इंडस्ट्री ने लेना शुरू किया कि अच्छा यार, ये एक सीरियस एक्टर है, इसको भी हम कैरेक्टर्स दे सकते हैं। और फिर मिले कि प्रॉपर किस्म का काम आना शुरू। सो ये एक बड़ी नक्शल के अंदर एक जर्नी सी रही है, और अभी तक चल ही रही है जर्नी। आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा था जिसमें आपने पार्ट प्ले किया? फिर मैंने पार्ट प्ले किया। फेवरेट ड्रामे तो बहुत सारे किए, कौन सा फेवरेट था? हाँ, फेवरेट पार्ट यार, आई वुड से अभी रिसेंटली लापता। ठीक है। लापता था, उसके अंदर जो दानियाल का कैरेक्टर था, वो काफी रिकग्नाइज भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो करते हुए मुझे बड़ा मजा आया। मनमायल करते हुए बड़ा मजा आया मुझे। इश्कियां जो ड्रामा था, अजीम इसमें किरदार अदा किया मैंने, वो मुझे करते हुए बड़ा मजा आया। डाइजेस्ट राइटर में शौकत मेरा बड़ा मजे का कैरेक्टर था। राजुल फत में इस्माइल मियां, वो मुझे करते हुए बड़ा मजा आया। तो ये कुछ मेरे चंद फेवरेट्स हैं। तो आपने जंप और कैसे अभी मारी ड्रामों से मूवियों के अंदर? लेजेंड ऑफ मौला जट, उससे पहले लंदन नहीं जाऊंगा, उससे पहले एक और भी छोटी मोटी मूवी आई थी। कैसे जंप कैसे मारा मतलब आपने? जंप मुझे नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता कि ये जंप कैसे आया। बस शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मेरी जो पहली फिल्म है सीडलिंग, जिसकी प्रोड्यूसर महर जाफरी थी, वो मेरी पहली फिल्म थी। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी फेस्टिवल्स के लिए, और फेस्टिवल्स के बाद हमें उसको वहाँ बहुत रिकग्निशन मिली, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में।
उसे नॉमिनेशन भी मिली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की। फिर उसके बाद वो यहाँ पे सिनेमाज में भी लिमिटेड रिलीज हुई थी उसकी। वो हुआ। फिर उसके बाद हुमायूं भाई बना रहे थे मैं हूँ शाहिद आफरीदी, जो आज से 100 साल पुरानी बात। जी जी जी, बिल्कुल। तो लगा, ये मुझे भी नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ ये कुछ प्लानिंग नहीं थी, ये कुछ स्ट्रेटजी नहीं थी इसके पीछे कि मैंने अब ये थिएटर करना है, फिर ड्रामे करने हैं, फिर फिल्म करनी है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। बस सिंपल था कि बस आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और अल्लाह ताला जहां जहां लेकर जा रहे थे वहां वहां हम चल रहे थे। और हुआ ये कि मम्मी लाइक सीडलिंग्स, जो मेरी पहली फिल्म है, जो मेरी डेब्यू फिल्म है, वो मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अली चौधरी। तो उसकी दोस्त सोनिया थी, जो कि एडी थी सीडलिंग्स में। तो मुझे अली ने बताया कि यार इसमें ऑडिशन हो रहे हैं फिल्म के, तूने देने हैं ऑडिशन? मैंने कहा यार चलो दे देते हैं। ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया। महर जाफरी प्रोड्यूसर थी, सिलेक्ट हो गया। वो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म में फिर वो फेस्टिवल में सिलेक्ट भी हो गई। वहां पे नॉमिनेशन भी आ गई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की। फिर उसके बाद पाकिस्तान में लिमिटेड रिलीज हुई थी उसकी। फिर उसके बाद हुमायूं भाई मैं हूं शाहिद आफरीदी बना रहे थे, उसमें कास्ट हुआ। फिर चल सो चल हो गया। फिर उसके बाद यलगार की, अ, फिर रंगरेजा की, फिर रंगरेजा के बाद लंदन नहीं जाऊंगा की, फिर उसके बाद मौला जट की, और अब मनी बैक गारंटी अभी आएगी 21 अप्रैल 2023 को। तो बस इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा है, चल रहा है। अच्छा सर, अब मैं आपसे कुछ चुपते हुए सवाल करूंगा जो हम्म। नॉर्मली इंटरव्यूज में नहीं होते। मुझे पूरी उम्मीद थी इस बात की। तो आप हाँ उसके हाँ बड़े हाँ सच्चे हाँ। सच्चे और खरे जवाब देंगे, ठीक है? सर पहला कोशिश मेरा पूरी है। सवाल ये पहला मेरा सवाल ये है कि आप भट्टी साहब हैं या माका नत है, या दोनों में से बीच माखानत, में कोई चीज है? माखानत, माखानत सर, माखानत। एनी गिवन डे माखानत। तो आप भट्टी इतने की मैं स्कैरी हैं डिस्कस नहीं रियल कर लाइफ रहा। में? नहीं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। जी जी, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स में कोई चूज करना हो, रियल लाइफ में मैं दोनों में से कोई भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मक्खन तो बिल्कुल भी नहीं रियल लाइफ में। और भट्टी के थोड़े से ग्लिम्सेस हैं, भट्टी के थोड़े से ग्लिम्सेस हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा पार्ट है भट्टी का जो कि मेरी पर्सनल लाइफ में, यानी कि दोस्तों के लिए, दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और सही चीज के लिए सेक्रीफाइस करने से नहीं घबराता, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हूँगा। सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो भट्टी में थे, भट्टी के किरदार में थे, वो मेरे अंदर हैं। सो रियल लाइफ में आई थिंक आई एम मोर सिमिलर टू भट्टी देन माखाना। माखाना तो बिल्कुल भी नहीं रियल लाइफ में। अच्छा गौर, आप मुझे ये बताएं कि आपने इतना मेरिटोरियस पाथ लिया है अपनी एक्टिंग की करियर में कि आप ऑडिशंस दिए, पहले थिएटर में गए, हम्म फिर टीवी में गए, हम्म दोस्त किसी ने हम्म बताया या और रिकॉर्डिंग हो हम्म रही है वहां ऑडिशन दे दिया। ये बाकी लोग हम्म जिस तरह ऊपर आते हैं, आपको अंदाजा हम्म है कि उनमें से किसी को ये पाथ ना लेना आता है, ना उनको कोई हम्म एडवाइस करता है, ना उनको कोई हम्म बताता है? तो ये बाकी लोग हम्म। जिस तरह ऊपर आते हैं दोस्तियों पे और रिलेशनशिप की बुनियाद पे, क्या आपको लगता है ऐसे इंडस्ट्री सस्टेनेबल है? सर सर कास्टिंग से ज्यादा ना मेरे ख्याल से आप अगर अपने क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट है ना, तो अब वो चाहे आपको, मैं आप सिफारिश के थ्रू आए हैं या फिर स्ट्रगल के थ्रू आए हैं, आइदर वे अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने क्राफ्ट के साथ, आप सस्टेन करेंगे। अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं है अपने क्राफ्ट के साथ, तो आप जो मर्जी पवा लगवा लें, कुछ भी नहीं होगा। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात ही यही है सर, कि यहाँ पे काम वो ही मेरिट पे सकता है और किसी और बुनियाद पे हो ही नहीं सकता। एक दफा हो जाएगा, दो दफा हो जाएगा, तीन दफा हो जाएगा, चौथी पांचवी दफा अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आई मीन अगला बंदा मजबूर होगा कि वो आपको ना चाहे। इट्स दैट सिंपल। सो अच्छा। चाहे स्ट्रगल से आए, हाँ, एक एक प्रॉपर डेकोरम से आने का फायदा ये है कि आपको आपकी
आपका बहुत एक्सपीरियंस जनरेट हो जाता है फॉर द एक्टर हु इज विद इन यू। उसके लिए जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं समवेयर आप उसी से ही अपने कैरेक्टर को डिवाइस करते हैं। सो मेरे ख्याल से प्रोसेस से गुजरना चाहिए। प्रोसेस शॉर्टकट तो दुनिया में नहीं है, और जो लोग शॉर्टकट मार भी लेते हैं वो बड़ा टेम्परेरी होता है। सो उससे मैं वही देखता हूँ कि बड़ी मैं डिस्कशन सुनता हूँ और देखता हूँ कि जी नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, क्या हो जाता है नेपोटिज्म से यार? कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरे जो नसीब का है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। तवक्कल इसी चीज को कहते हैं हम। तो मेरे जो नसीब का है वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई किसी का भी बेटा हो। मैं कहता हूँ क्लिंट ईस्टवुड का बेटा भी नहीं अभी तक चल सकता, अभिषेक ना चल सका, अभिषेक ना इतनी चल एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, इतनी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ठीक है ना। मतलब कि वो नहीं चल सके ना, वो क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट मारा है, प्रोसेस नहीं फॉलो किया आपने अपने क्राफ्ट के ऊपर काम नहीं किया, आपने कॉन्टैक्ट के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर काम किया। ठीक है, वो आपकी अप्रोच है, इसमें आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मगर वो बड़ा एक टेम्परेरी फेज है, वो बड़ा एक शॉर्टकट है। और इस क्राफ्ट के अंदर शॉर्टकट है ही नहीं सर। जितने लोग लेजेंड्स हैं आज, जितने लोग लेजेंड्स हैं, आप कहीं किसी इंडस्ट्री में उठा के देख लें, रजनीकांत देख लें सर, आप अमिताभ बच्चन देख लें सर, आप एल पचिनो देख लें, रॉबर्ट डिनेरो देख लें सर, एंथनी हॉपकिंस देख लें, कोई बंदा उठाकर देख लें, सबकी हिस्ट्री में, लाइफ हिस्ट्री में प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरे हैं। और सर आप मुझे कोई ऐसा नाम उठाकर दिखा दें जो कि सिफारिश पे आया हो और वो आज लेजेंड हो, या फिर आज आइकॉनिक उसकी लाइक एक अपील हो, कोई भी नहीं। लंबी मुझे सर नबीला ने, सर मुझे सॉरी आप बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे नबीला जो है, जो कि बहुत ही प्रोफाउंड मेकअप आर्टिस्ट है पाकिस्तान की, सर उन्होंने एक बड़ी मुझे खूबसूरत बात बोली थी एक दफा। जिस जमाने में मैं ना बहुत कॉन्शियस हुआ करता था अपनी लुक्स के बारे में, और बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी था मैं, तो उन्होंने बड़े अल्लाह ताला की तरफ से ना वो बड़े स्पॉट ऑन उस टाइम पे आई मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा कि गौहर, लंबी रेस का घोड़ा बनना, ठीक है ना, तुम लंबी रेस के घोड़े हो, अपनी रेस भागना, दूसरे की लीग में मत आने की कोशिश करना। सही। और सर वो बात मैंने अपनी पल्ले से बांध दी। वो दिन है आज का दिन, मेरा किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। ये बात मैं किसी आउट ऑफ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो आई हैव टू साउंड लिटिल मैच्योर एंड पॉइज, नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं बोल रहा। मैं जेन्युइनली, आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क उठाकर देख लें, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। आपका अपने साथ कंपटीशन? मेरा सिर्फ, मुझे सर सबसे बड़ी खप ही यही है मेरे अंदर कि यार अच्छा ये कर लिया, इसको कैसे काउंटर करूंगा, इसको कैसे सरपास करूंगा। मैं मीन डाइजेस्ट राइटर में शौकत मेरा पहला कैरेक्टर था करियर का, जो कि टेलीविजन पे है। उससे पहले ज़ियाउल हक था। ज़ियाउल हक को कैसे, आई मीन अब इससे बेहतर क्या करूंगा, शौकत, अच्छा शौकत से बेहतर अब क्या करूंगा, ठीक है, मिकाइल इन मनमाइल, ठीक है, अच्छा अब ये हो गया यार, इससे बेहतर ऊपर क्या करूं, ठीक है ना, अजीम इन इश्कियां, फिर वो इस्माइल इन राज़ उल्फत, फिर अंग्रेजा में वसीम वाले, ठीक है, फिर अभी भट्टी लंदन नहीं जाऊंगा, फिर अभी माखानत द लेजेंड ऑफ मौला जट में, फिर अभी आगे मनी बैक गारंटी में। तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है यार, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपने अपने पिछले काम को, मतलब कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हाँ, कर ये रहे हैं कि यार मैंने अपने पिछली सक्सेस से ज्यादा सक्सेसफुल अपने आप को करना है, अपने कैरेक्टर को, और वो सक्सेस, अपनी ही सक्सेस को छोटा करना है अपनी दूसरी बड़ी सक्सेस के सामने। तो सर आपके अपने अंदर इतनी इतनी जंग चल रही है, आपके पास, मेरे पास टाइम कहाँ है कि मैं किसी और की तरफ देखूं। अच्छा गौर, ये जो सोशल मीडिया पे वावेला मचा हुआ है आजकल, मैं पिछले 1 साल से, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि लोग कोई ना कोई कॉन्स्ट्रक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपना सोशल मीडिया पे। देखिए नैरेटिव तो बॉडी ऑफ वर्क बना देता है आपका, ठीक है, मगर लोग कोई ना कोई सोशल मीडिया पे अपना कॉन्स्ट्रक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और 90% ऑफ द टाइम दैट कॉन्स्ट्रक्ट ब्रेक्स डाउन, either because they bring their personal life in the front of the camera, or they fall in maintaining that fake image that they made of themselves. और आप इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, आप तो भागते हैं सोशल मीडिया से, जहां तक मैंने देखा। आपके सामने,
हाँ, तो ये आपने कभी सोचा बैठ के कि ये लोग किस तरह ये मैनेज कर लेते हैं, या सोशल मीडिया इवल है या अच्छी बात है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? तो सोशल मीडिया जो एक बड़ा एक प्री कंसीव नोशन बन चुका है ना सोशल मीडिया के बारे में कि जी बड़ा ईवल है सोशल मीडिया। ईवल नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज ईवल नहीं है सर, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा है। मैं सोशल मीडिया को एज अ बिलबोर्ड ट्रीट करता हूँ। यार हाँ, मैं अपना काम लगाऊंगा, ठीक है, माई वर्क शुड स्पीक फॉर माई सेल्फ। मुझे इतनी खप मचाने की जरूरत नहीं है हर वक्त सर। और सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त बॉलीवुड फेस कर रहा है आपका, ठीक है ना सर। क्यों इतने बड़ी बड़ी उनकी फिल्में पिट रही हैं? आपने कभी एनालिसिस किया इस बात का? हाँ, मुझे तो पता है, कि, मेरा एनालिसिस है कि कि मतलब कि आमिर खान देख लें, रणवीर सिंह देख लें, मतलब कि नहीं, उसकी कोई वजह ये है, फिल्म हिट वजह मेरे हिट नजदीक होने। ये है कि मेरे नजदीक उसकी वजह ये है, सॉरी टू कट यू, बट हम्म, ओटीटी ने जो है ना वहां पे टेक ओवर कर लिया इन कोविड। सर एक तो नंबर वन ये बात है। It's a दूसरी it's a, बात it's a दूसरा simple it's a simple thing. Economics is at play. जब आपको 200 रुपए महीने में इतना अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है तो आप मूवी की टिकट खर्च करके क्यों जाएंगे? 100% ये बात दुरुस्त है, ठीक है। तो यानी कि एक कंपटीशन आ गया ना कि अब आपने कुछ ऐसी चीज बनानी है जो कि ओटीटी से ऊपर की चीज हो, ताकि लोग अपने घर से निकल के टिकट खर्च के वो चीज सिनेमा घर में देखें। ऐसा ही है और ओटीटी पे ना दें वो चीज, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली रिलीज करेंगे, जिस तरह आजकल साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही है इंडिया में सर। चीजें। ये तो आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं ना, अब तो हाँ, आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं बिजनेस मॉडल पे नहीं बीता, मैं भी सिंपल एक बात कर रहा हूँ अप्रोच की इस वक्त। अप्रोच इस वक्त ये है कि यार ठीक है, एक चीज मुझे मेरे घर पे मिल रही है और एक चीज के लिए मुझे प्रॉपरली उठकर प्लान बनाकर इतने सारे पैसे खर्च करके जाके देखनी है। तो उसके लिए जारी बात है मेरा इंसेंटिव लार्जर होना चाहिए देन इन कंपैरिजन टू व्हाट आई एम वाचिंग ऑन टीवी राइट नाउ, राइट। यही सिंपल एनालिसिस है इस चीज का। सही। लेकिन साथ ही साथ एक और एनालिसिस है सर। सर इस वक्त आपका बॉलीवुड का मेजॉरिटी एक्टर ने अपनी शेल्फ लाइफ बर्न आउट कर दी है। सही। और कैसे बर्न आउट किए? सोशल मीडिया पे सर। सर बिल्कुल। सोशल मीडिया पे मैंने हर एक्टर को सर हर तरीके से देख लिया सर, नंगा भी देख लिया मैं, ठीक है। अब चार्म क्या रह गया, क्यूरियोसिटी क्या रह गई है मेरे अंदर? एक बड़ा सिंपल सर, क्यों पीछे आप कोई भी वेटरन उठाकर देख लें सर, एक्टर कोई वेटरन एक्टर उठाकर देख लें सर, वो आज भी बात करते हैं कि एक्टर की नॉवेल्टी मेंटेन रहनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। मैं सर हर रोज अपनी आई मीन कोई ना कोई एक्टिविटी मैं सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल मैं बड़े जबरदस्त चलेंगे, मगर मैं उतनी ही जल्दी बर्न आउट भी होऊंगा। उतनी ही जल्दी मेरा चेहरा इतना प्लास्टर कर रहे हैं हर जगह कि मैं टीवी पे भी आ रहा हूँ, मैं आपके फोन पे भी आ रहा हूँ, मैं सिनेमा घर पे भी आ रहा हूँ। सर सोचे ना आप कितनी जल्दी बोर होंगे मेरे। बिल्कुल, मगर बहुत सारे बड़े बॉलीवुड स्टार सोशल मीडिया पे नहीं है, अब वो फिर भी ट्विटर है। सर सर अब नहीं, सोशल मीडिया पे काफी लोग आ रहे हैं, मगर सर इस वक्त अब जो नहीं, लोग जैसे सोशल रणबीर मीडिया का कपूर, आई बिलीव रणबीर कपूर इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, वो फिर भी उसकी मूवियां पिट रही है। सर, अब वो एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो गई है सर। कंटेंट भी नाम की कोई चीज है सर। अब से स्टार, वो जो स्टार था ना सर, स्टार कि भाई इसको ले लो तो फिल्म हिट है, ये जो कॉन्सेप्ट था ना सर, ये अब खत्म हो चुका है। ये अब आपके पाकिस्तान में भी नहीं है, ठीक है, बॉलीवुड में भी नहीं है, और हॉलीवुड में तो बहुत सालों से पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से खान्स वर द लास्ट ऑफ द स्टार्स, अगर मैं इफ आई हैव टू पुट इट राइट देयर आउट देयर, खान्स वर द लास्ट ऑफ द स्टार। उसके बाद सर वो जो स्टार वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो सर वो खत्म हो चुका है, वो सोशल मीडिया ने खत्म किया। तो अब आपकी चॉइसेस, तो सर अगर रणबीर कपूर की पिट रही है एक बात है, तो सर ऑन दी अदर हैंड सर विकी कौशल की हिट हो रही है फिल्में, सही। सर राजकुमार राव की फिल्में हिट हो रही हैं, सही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में हिट हो रही हैं सर, कंटेंट। आयुष्मान खुराना। सर अब कंटेंट की गेम है और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की गेम है, जो सिंपल और ये बात बात तो मौला जट ने प्रूव कर दी ना कि अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोकने की कोशिश करे, आपको नहीं रोक सकती। है सर। अच्छा काम, साफ नीयत से किया हुआ काम सर, ये तो अल्लाह ताला कहते हैं सर कि भाई मैं तुम्हारी साफ नीयत का अजर दूंगा तुम्हें। सर एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, 10 साल लगा दे अपनी जिंदगी के, ठीक है, उसने इतना बड़ा, जो लोग कह रहे हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, मैं तो चलो बायस साउंड करूंगा,
मगर जो आप रिव्यूज पढ़ लें कि लोग कह रहे हैं कि एक मास्टरपीस है, और सर आज हम लोग बैठे में हैं कि जी हमारी ईगो, हम अपनी ईगो को केटर करेंगे। पाकिस्तान कहीं ना इंडस्ट्री फ्लरिश ना कर जाए, ठीक है, कोई ये ज्यादा बिजनेस ना कर जाए, प्रोड्यूसर को मार दो, हमारी फिरौनियत रहनी चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ना, कि जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे ना तब तक तरक्की नहीं करेंगे। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक और जो मुझे फील होता है कि अब पाकिस्तानी सिनेमा जो है इस स्टेज पे पहुंच गया है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो पाकिस्तान में तो 100 और 110 स्क्रीन है ना मेरे भाई। बाहर आपको 400 हाँ स्क्रीन मिली है मौला जट को। अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपको पाकिस्तानी लोकल सिनेमा की शायद जरूरत ना पड़े। सर, अच्छी चीज होगी ना सर, अच्छी चीज। सर नॉर्वे के अंदर इस वक्त 1000 सीटिंग का एक सिनेमा हॉल है। सर मेरे पास वीडियोज हैं प्रूफ के लिए, सर मैं आपको वो वीडियोज भेजूंगा, तस्वीरें भेजूंगा। सर नॉर्वे के अंदर हॉल फुल है, मैं यही तो आपको और वो कह रहा लोग हूँ, परेशान हो गए। वो वो लोग सीलिंग परेशान शटर हो हो गए गई कि ना। यार हाँ, कि वो पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर कैसे हाउसफुल हो गया है। वो अब सीलिंग सर बात शटर हो यही गई है। ना मेरे भाई। हमें एग्जैक्टली ये बात आज तक सर, समझ में नहीं आ रही थी कि फ्रेंच सिनेमा भी तो पूरी दुनिया देखती है। ईरानी सिनेमा जो एग्जैक्टली बिल्कुल ही 50 लाख की मूवी बनती है उसको अवार्ड्स मिलते हैं। अब हमें वो बात समझ में आ रही है कि वो कंटेंट ऐसा होता है कि दुनिया देखना चाहती है एंड द वर्ल्ड इज स्टार्व्ड फॉर गुड कंटेंट। सर कंटेंट, और अगर आपने सिनेमा में बिठाना है ना ऑडियंस को, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना ही देना। और मैं वो ये नहीं कह रहा कि हर चीज में प्रोडक्शन वैल्यू डाल दें, ग्रैंड लार्जर देन लाइफ कर दें हर चीज को, नहीं। अच्छा कंटेंट भी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया हो, अच्छे तरीके से शूट किया हुआ हो, वो भी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है आपके लिए। मगर अगर सर अगर आपने वही मम्मी ने ड्रामे की तरह ही शूट करना है, और तो फिर मैं टीवी छोड़ के क्यों जाऊं एज एन ऑडियंस। सीधी बात है। क्या मुझे पता है कि ये फिल्म और कुछ महीनों के बाद मुझे नेटफ्लिक्स पे या फिर मेरे ओटीटी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, मैं वहां से क्यों ना दूं। अच्छा लेकिन गौर, अगर मैंने मुझे आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने सही लग, हाँ सही जी गो अहेड। अब आप मुझे ये बताएं गौर के ये क्रिटिक्स को आप कितना पावर देते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्रिटिक्स मेक और ब्रेक अ फिल्म, और इट डजंट रियली मैटर, द ऑडियंस मैटर्स? सो ऑडियंस मैटर सर, ऑडियंस मैटर सर। मैं लाइक दुनिया की आप हिस्ट्री उठाकर देख सर, क्रिटिक जो है सर वो एक ओपिनियन है, और वो एक समवेयर समवेयर एक पर्सनल ओपिनियन है। उसके अपने एक्सपीरियंस में, उसकी जितनी नॉलेज है उसमें उसका वो एक ओपिनियन है कि यार उसको वो अच्छी लगी है फिल्म या नहीं अच्छी लगी फिल्म। ठीक है, फेयर इनफ, ओपिनियन देने का राइट हर एक इंसान को। मगर मैं ये कहता हूँ कि यार आप मेरे ओपिनियन पे भी, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि जी फलानी फिल्म बहुत बुरी है, भाई मुझे बुरी लग सकती है, क्या पता आपको अच्छी लग जाए। हाँ, आप देखें बहुत आपने सारी यार ये तो बढ़िया आला। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं हॉलीवुड में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हॉलीवुड में जो हाँ पहले कि फेल हो सर, गई थी। सर हॉलीवुड छोड़े तो बॉलीवुड में है, हमारे अपने पाकिस्तान में है सर ऐसे एग्जाम्पल अरे के क्वीन क्रिटिक्स क्वीन ने का रिजेक्ट। बोहेमियन रैप्सोडी फेल हो गया था भाई। एग्जैक्टली, क्रिटिक्स ने रिजेक्ट कर दी थी वो फिल्म, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती हैं। इस तरह की एग्जांपल्स हैं। सो मैं वही कह रहा हूँ कि सर एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस। सर द लेजेंड ऑफ मौला जट क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस कितनी पावरफुल है। तो सर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर ली ना फिल्म, अब जो भी उसके इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर ली, खत्म हो गई बात, फिल्म की वहां पर जीत। अच्छा गौर, जल्दी से आपने आप मुझे ये बताएं कि आप एक, क्या आप कभी कैमरे के पीछे भी जाएंगे? सर कैमरे के पीछे सर मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा, मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से कि जरूरत है, वक्त की जरूरत है तो कि देखिए, जाया अच्छा जाए। कंटेंट अगर बनाना है तो आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि बाकी लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो तो एक फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। मगर अगर डिफरेंट कंटेंट बनाना है तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जीत नहीं है। सर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आगे आ जाए, लेकिन सर जो उसके बाद जो स्ट्रगल्स है ना जो उसके बाद जो हरकतें हैं, ठीक है सर, वो इतनी इंकरेजिंग नहीं है आई वुड से। सही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एनवायरमेंट इतना हॉस्टाइल ना बनाएं फॉर अदर प्रोड्यूसर्स टू कम इनटू द बिजनेस। इतना हॉस्टाइल ना बनाएं आप एनवायरमेंट को
स्मूथ रखें, कोलैबोरेशन पे बिलीव करें, ठीक है ना, मिलजुल के काम करें, सबको पैसे भी मिलेंगे, अल्लाह इज्जत भी देगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन काम पे बिलीव करें, अपनी फिरौनियत पे मत जाएं, अपनी फिरौनियत पे मत जाएं, फिरौन भी नहीं रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो सर बाकी लोग क्या किए? नहीं, फिरौन भी जरूरी है सर, तो फिरौन जरूरी है क्योंकि मूसा फिरौन के यहाँ पैदा हुआ था। सर बस फिर हर अभी हर मौला हर जट की हर शक्ल, हर फिरौन के घर एक मूसा पैदा होता है। सर तो बस वो यही हुआ है फिर से मेरे ख्याल से। मौला जट जो है वो एक, मैं लाइक मूसा की शक्ल में ही, मैं लाइक जो फिरौन है उनके आगे खड़ा हुआ है। अब ऐसे ही देखें होता कि है। बाकी लोग अब क्या करते हैं। सर देखिए मौला जट ने तो स्टेप ले ली, ठीक है ना, एक जो हक की बात है, असूल की बात है, उसके ऊपर तो उसने स्टैंड ले लिया, हम लोगों ने स्टैंड ले लिया, हमारा काम पूरा हो गया। अब सर आने वाले जो फिल्म मेकर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो क्या करेंगे उनके ऊपर है, वो इस स्टैंड को बिल्कुल नल अवॉइड कर दें, ठीक है। और सर जिस तरह हम लोग आज रॉयल्टीज के लिए रोते हैं ना, आज हम जिस तरीके से रॉयल्टीज के लिए रोते हैं कि यार हमें हमारे ड्रामों की रॉयल्टीज क्यों नहीं मिलती, हमें क्यों नहीं इतना रीरन होता है, मैं लाइक यूट्यूब पे इतने लाइक पैसे जनरेट होता है, हमें क्यों नहीं इसकी रॉयल्टीज सर मिलती इसलिए नहीं टेक्नीशियंस मिलती को? क्योंकि जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आप रॉयल्टी साइन अवे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये ट्रेंड सेट हुआ ना, तो ये कोई ना कोई एक स्टैंड ट्रेंड लेगा सेट हो उसके गया। खिलाफ तो ही होगा ना। मौला जट ने स्टैंड तो लिया सर तो मैं आप वही डिफरेंट चीज वही देखिए। मैं कह रहा हूँ ना सर, अभी अभी एक चीज के ऊपर स्टैंड ले लिया गया, ठीक है ना, मौला जट ने एक चीज के ऊपर जो हक की बात है, जो प्रोड्यूसर की हक की बात है, उसके ऊपर से स्टैंड लिया। अब डिपेंड करता है कि बाकी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, क्या उनके अंदर इतने गट्स हैं, क्या वो इस स्टैंड को मेंटेन रख सके, उसको आगे लेकर जा सके। नहीं, सिर्फ जिस तरीके से आज हम रॉयल्टीज के लिए रो रहे हैं, कल को हम लोग अपनी परसेंटेज के लिए होते रहेंगे। अभी भी सर सारी मेहनत प्रोड्यूसर करे, सारी खप प्रोड्यूसर झेले, ठीक है, एंड में प्रोड्यूसर के पास आता कितना है सर? 30%। उससे भी आप तो कम, मार रहे हैं प्रोड्यूसर को, अगर मार्केटिंग ठीक को है, निकालें तो अपनी उससे भी कम। उससे भी कम। और सर वो अपना इन्वेस्टमेंट वो अपनी होल्ड करे, सारे रिस्क वो उठाए, रियल टर्म्स में एंड में आप 22% है। हाँ मार्केटिंग कट करके अगर आप करें तो 22%। सर 22% आप प्रोड्यूसर को दे रहे हैं सर, शर्म से डूब के मर जाए आप। और आप फिर कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं आप? ऐसे ही क्या है। सपोर्ट है आपकी? अच्छा, ठीक है आप नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गौर, आपके फैंस को आप क्या मैसेज देना सर। चाहेंगे? माखा का कोई सर मैं डायलॉग है, कोई चीज है, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, और ये कोई मैसेज वैसेज नहीं, ठीक है ना, ये बस ये वो एक चीज है कि जो कि मैं कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब हम लोग सब शर्म करें और हिम्मत करें और डरे नहीं किसी से। क्योंकि सर तवक्कल एक दफा अगर आप कर लेना, सर हम कहते हैं ये बातें कि हमें अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, ये वो सारा कुछ कहते हैं, कहने की हद तक ही है हम, लेकिन अगर हम बिलीव कर लेना तो खुदा की कसम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राजिक वो है, इज्जत उसके हाथ में है, ठीक है ना। इन दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। यार क्यों डरना है किसी से, क्यों घबराना है, फेलियर से क्यों घबराना है? आप परसिस्टेंट रहें, ठीक है, लगे रहें, अल्लाह ताला जरूर आपको अजर देगा। मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल हूं, मुझ जैसा बंदा, ठीक है, इफ ही कैन मेक इट टुडे, आई थिंक आई वाज ह्यूज, और मेरे घर में इसी बात पे कोई आ गया, ठीक है, लेकिन इफ अगर मेरी को थोड़ी बहुत ही 2 रुपए की क्रेडिबिलिटी अगर आज है, ठीक है, तो सर वो शेयरली ऑन द बेसिस, एक तो नंबर 1 माँ की दुआएं हैं, दूसरा शेयर कन्विक्शन, शेयर परसिस्टेंस, और अल्लाह पे तवक्कल किया। राजिक वो है, इज्जत देने वाला वो है। घबराए मत, डरे मत किसी से, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। और मौला जट एक और आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके साथ। सही। थैंक यू वेरी मच गौर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर पॉडकास्ट। बड़ा मजा आया आपकी बेबाक कॉन्वर्सेशन सुन के, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बड़ा प्लेजर मजा आएगा। सर, आई होप सो कि आई मीन एट द एंड हम सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ, और दिस माइट बी लिटिल थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात भी होती है, मगर सर जैसे अभी जो रिसेंटली अदालत ने जो फैसला सुनाया है अभी एक रिसेंट केस के ऊपर, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि सर लोग अभी कह रहे हैं कि जी इट्स टाइम टू लीव पाकिस्तान। और सर ये पढ़ के इट इज सो डिसहार्टनिंग, कसम से दिल टूटता है आपका ये पढ़ के कि अब जो लोग, और मैं जानता हूँ काफी लोगों को जो कि शदीद पेट्रियाटिक थे,
इस डिसीजन के बाद वो लोग कह रहे हैं कि यार इट्स टाइम टू लीव पाकिस्तान। दिल टूटता है ये बात सुन के और पढ़ के। तो सर मेरा यही बस एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मत क्रिएट करें, मत इस तरह करें, मत सप्रेस करें, मत 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 करें इस तरह। कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान होगा। कोलैबोरेशन पे बिलीव करें, मिलके काम करने पे बिलीव करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, कोई इंसानियत दिखाएं। वरना सर जिस तरह आज पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसी तरीके से एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की जो ये फिल्म इंडस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री है, फिर उसका भी यही हाल हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग छोड़ के चले जाएंगे और फिर आप अपने थ्रोन पे बैठे रहिएगा, तो याशी कीजिएगा, ऐसा ही है। तो बड़ी एक मौत दबाना गुजारिश है ये। Thank you very much.